स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी साहू आप लोग का स्वागत करती हूँ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। हमने अब तक देखा, पिछले 2 सेट में हमने देखा कि सिविक्स के आपकी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार की जो मैट्रिक एग्जाम होने वाली है उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने आप लोगों की सुविधा के लिए हटा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर बच रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे काफी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल इस तरह का है कि अगर आप उसके आंसर करें, आपको पाठ को पढ़ने की जरूरत है लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर हैं बहुत ही आसानी से आप अपने जनजीवन में आसपास देख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है सिविक्स में, हमने पढ़ा ना राजनीतिक दल, तो जैसे भी चुनाव होता है हमारे देश में, बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव का प्रचार करने के लिए आ जाते हैं। आप एक को वोट देते हैं, किसी दल की आप बुराई भी करते हैं कि नहीं उसकी ये बातें अच्छी नहीं है, मतलब ये सारी चीजें आप अपने पास परिवेश में देखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिविक्स को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। और कैसे, बिल्कुल अपने पास पड़ोस को देखिए। आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने आप को रख कर केंद्र में देखिए कि कैसे आपके साथ बिहेव होता है और कैसे आपको अपने कंट्री के साथ बिहेव करना है। बस यही है सिविक्स, ठीक है। हमने अब तक 2 सेट देख चुका है और 2 सेट में हमने देखा कि क्वेश्चन जो आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और कुछ लॉन्ग आंसर भी आएंगे। हमें कैसे उसका आंसर करना है हमने वो भी देखा। आज हम अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये और भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस है, कई बार आप देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उन क्वेश्चंस को और गौर करके देखना है और उन चैप्टर्स पे भी गौर करना है। क्यों? क्योंकि भाई वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन कैसा है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिविक्स के जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन टोटल रहेंगे हमारे 22 मार्क्स के, ठीक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं? 22 मार्क्स के। अब इन 22 मार्क्स का जो बंटवारा है वो उन्होंने कैसे किया है, जो एग्जामिनर है उन्होंने बंटवारा कैसे किया है ताकि पूरे बुक के वो चैप्टर्स अच्छे से कवर हो जाएं और आप समझ भी जाएं जो वो आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? बैंकिंग, वाणिज्य, कंप्यूटर और मुद्रा। क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट? बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, कंप्यूटर एंड करेंसी। सबसे पहली बात है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे तो हमें पता है कि ये जो सारे क्वेश्चन है ये कहां से रिलेटेड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से। क्यों? क्योंकि संविधान के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हम लोग जानते हैं कि ये राज्य सूची और ये स्टेट लिस्ट, जिसे हम लोग राज्य सूची या स्टेट लिस्ट कहते हैं, वो आखिर है क्या। हमने कितनी सूचियों के बारे में पढ़ा? हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची पढ़ा हमने। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कितने लिस्ट के बारे में पढ़ा? हमने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा। और अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पर मैं आपको ये कह रही हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। जो लास्ट हमारा सेट था उसमें जो क्वेश्चन था कि आपको क्या दिखाना था, रिलेशनशिप बिटवीन दिखाना था राज्य और केंद्र, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच। ये भी टॉपिक इसी में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम सेंटर और स्टेट की बात करेंगे, उन दोनों के बीच विषयों का बंटवारा, सब्जेक्ट का क्या होता है, बंटवारा होता है कि भाई ये चीजें हैं जो राज्य देखेगा और ये चीजें हैं जो सेंटर देखेगा। वही टॉपिक है ये वाला कि कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन की मार्किंग कितनी है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपने पढ़ा और आप आसानी से इसका उत्तर भी दे सकते हैं। अभी हम लोग बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें अभी देखना है कि पैटर्न क्वेश्चन का कैसा है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। उस टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो है राज्य सूची क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है या यूनियन लिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? In India, which state has its own constitution? Kerala, Goa, Puducherry, Jammu and Kashmir. अब बात
आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने क्या बोला कि ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो संविधान भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, ये हम सबको पता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने दूसरे देशों से ली हैं, लेकर उनको अपनाया है, लिखित रूप से ग्रहण किया है। और आज हमारी भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो भी क्या बोले डेमोक्रेटिक शासन जो चल रहा है, उसमें जो भी नियम कानून है वो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल कर लगाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि चूंकि भारत तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, भारत का अपना एक संविधान है। भारत के अतिरिक्त भारत के ही ये भाग है, कौन कौन? केरला भी भारत का भाग है, गोवा भी, पुडुचेरी भी एंड जम्मू एंड कश्मीर भी। अब बताइए कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसका खुद का एक ओन कॉन्स्टिट्यूशन है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबको आता भी होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग अपने आंसर शीट में देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति, देखिए क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका, चुनाव आयोग, व्यवस्थापिका और इनमें से कोई नहीं। हु अपॉइंट जुडिशरी? लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन और नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमने चैप्टर पढ़ा था सत्ता का बंटवारा, ठीक है। जब हमने सत्ता का बंटवारा पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो पावर शेयरिंग है ये किस लेवल पर होता है, ठीक है, और कैसे होता है। मान लीजिए आप ही के परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है। अब 10 लोग बोलेंगे कि ये घर है वो मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, तो क्या वो घर प्रॉपर चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप किसी एक को चुनिए कि भाई तुम मेन रहो, तुम घर को चलो। उसके बाद कुछ लोग रहेंगे कि हाँ उसकी बात ये बात मानेंगे, फिर उसके बाद घर के परिवार के सबसे छोटे बच्चे। अब हम बच्चों को तो नहीं बोलते कि जाओ तुम जाकर घर चलाओ, नहीं बोलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं हम वहां पर घर के अंदर का जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इस तरह क्या होता है कि वो जो सारा वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है या उस हाउस से रिलेटेड जितना वर्क है, वो एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में काम करता है। सेम चीज लागू होती है किसी भी कंट्री के साथ। अब एक कंट्री कोई 10 लोगों की तो मिलकर कंट्री बनती नहीं है, नहीं ना बनती। कैसी है कंट्री? कैसी होती है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उनके थॉट में डिफरेंस होता है, उनके इनकम में डिफरेंस होता है, उनके एजुकेशन में डिफरेंस होता है। तो सोचिए इन सारी चीजों को मिलाकर आपको चलाना है, तो क्या कोई एक आदमी चला सकता है? नहीं चला सकता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि भाई कितना प्रॉपर वे में ये देश चल सके। उसके लिए हम लोग लोगों के बीच, संस्थाओं के बीच और सरकार के विभागों के बीच बंटवारा कर देते हैं। यही पावर शेयरिंग। क्वेश्चन हमारा है, ये जो सारे भाग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट है हमारे पावर जो ग्रुप है, जो हमारा सरकार होता है, जिसको हम बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? हम 3 भागों में बांटते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। हम इतने भागों में बांटते हैं। ये है मेन हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किस लेवल का? ये एक स्तर पर, ये देखिए एक लेवल है, इस लेवल पर ही तीनों रहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप रखते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है, आप यहाँ पे लेजिस्लेचर को रख देते हैं, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को रख दिया, आपने लेजिस्लेचर को रख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को रख दिया। उसके बाद क्या बचता है बताइए? न्यायपालिका आ गई, व्यवस्थापिका आ गई। अब क्या बच रही है? आपकी कार्यपालिका बच रही है ना, ठीक है, आपकी कार्यपालिका। इन तीनों को हमने क्या किया? इन तीनों में हमने जो पावर है उसको बांट दिया। क्वेश्चन यही है कि यहाँ बताइए कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है। तो ये प्रश्न जो बनता है ये इसी चैप्टर से ही निकल के आता है। ये जो चैप्टर था हमारा, इसी चैप्टर से ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। इसका क्या उत्तर है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन का टाइप कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का है। राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया था?
When was the state reorganization commission was implemented? कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1991, 1 नवंबर 1956, 10 दिसंबर 1990 और 10 दिसंबर 1965। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, हम लोग आगे देखेंगे इसका आंसर। आगे देखते हैं 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? हमने जब पढ़ा था चैप्टर अपना पॉलिटिकल पार्टीज, जब हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें हमने क्या पढ़ा? कितने लेवल के पार्टीज होते हैं? हमने पढ़ा था एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टीज होते हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर के पार्टीज होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के पार्टीज होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर नेशनल पार्टी किसे कहते हैं? क्या क्या पढ़ा था हमने? नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और कुछ क्या बोलेंगे रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज भी है ना, कुछ रीजनल पार्टीज भी है, कुछ है रीजनल पार्टीज भी होते हैं, बिल्कुल। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 2006 में ये जो नेशनल लेवल पर पार्टीज हैं, इंडिया में कितने पार्टीज थे? अभी भी हमने क्या देखा? देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो आपका चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक के सेट में हमने डिस्कस किया। तो इससे आप सोच कर रखिए कि आपके बहुत अच्छे नंबर के प्रश्न इससे आने वाले हैं और आपको ये कर आना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से कि ये कैसे हम लोग को इसका आंसर देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है पुरानी भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके ब्लैंक बनी। क्या बनी? जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी। ब्लैंक पार्टी इज मेड बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चरल एंड वैल्यूज। जब हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज, हमने वहां पर देखा कि जो भी नेशनल पार्टीज जैसे कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सीपीआई हो, तो ये जब बनी तो ये तो पुरानी पार्टियां हैं। ठीक है, तो इन पुरानी पार्टियों का जब उद्भव हुआ या क्या बोला जाए कि इनका ओरिजिन जो था वो कैसे हुआ, कुछ उसमें क्या रही होगी। मैंने सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल्स विच हैव सेम आइडियोलॉजी, है ना, दे हैव सेम आइडियोलॉजी। कुछ लोगों का ऐसा समूह जो एक ही तरह की विचारधारा रखते होंगे। तो यही यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो भारतीय जनसंघ बना, ये जो भारतीय जनसंघ था, उसी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़कर कौन सी पार्टी बनी? जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बर्लुस्कोनी ब्लैंक के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा भी, बहुत आराम से पढ़ा है, हमारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर से क्वेश्चन है। और ये किस चैप्टर का है आप लोग बताइए? इटली का हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कहाँ के है ये तो पता ही सब लोगों को कि इटली के ही है। हम लोग आगे देखेंगे भी, और जब हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि वो चैप्टर जो था, जिस चैप्टर से क्वेश्चन है, वो मेन है क्या। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ब्लैंक ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। Blank successfully reconciled between the aspiration of various ethnic groups here. ठीक है, अब एक बात बताइए कि कौन सी कंट्री थी? बेल्जियम थी, श्रीलंका थी। हमने जब पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका, वहां पे हमने जब सत्ता की साझेदारी पढ़ी तो हमने क्या देखा कि कुछ तो लैंग्वेज बेसिस पे वहां पे गवर्नमेंट बन रही है, कुछ पावर ग्रुप्स मतलब जिनकी संख्या अधिक है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। जब हम लोग बात करते हैं बहुसंख्यक, हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं बहुसंख्यक, मतलब किसी भी देश में कुछ लोगों की ऐसी आबादी जिनकी संख्या ज्यादा हो, और वहीं पर हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक। तो जब हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने ये टर्म्स देखे थे और हमने इन टर्म्स को समझा भी था। हम लोग जब आंसर करेंगे तब हम लोग इस चीज को देखेंगे भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है 32, ब्लैंक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है क्या? सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार? ब्लैंक स्टॉप करप्शन। समानता का अधिकार करप्शन पर रोक लगा सकता है,
आप स्वयं सोचिए, आप खुद से सोचिए कि करप्शन से आप क्या समझ रहे हैं, करप्शन का मतलब क्या होता है। अगर एक कंपनी में 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग में एक बॉस है, बाकी 9 समान है, सबको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है और ऑफिस में ट्रीटमेंट भी सेम मिल रहा है। लेकिन उसी कंपनी में कुछ आते हैं, मान लीजिए बाहर के लोग हैं जिनका कुछ काम वहां करना है, और एक अधिकारी बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपका ये काम करूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। वो क्या कर रहा है, घूस ले रहा है, मतलब वो भ्रष्टाचार कर रहा है। अब आप बताइए कि इस भ्रष्टाचार को, उस कंपनी में सबको समानता का अधिकार मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, उसने घूस भी मांगा, बाकी जो लोग हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, वो जो आदमी सक्षम है उसने घूस दे दिया, उसका काम हो गया। लेकिन मान लीजिए और कोई आदमी है, वो घूस देने में सक्षम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और क्वेश्चन अराइज करेगा कि बताइए आपके इस डिपार्टमेंट के इस आदमी ने मुझसे घूस ली, मुझसे पैसे मांगे, तो ये जो उसका अधिकार था RTI, उसने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट पे, उसने जाके क्वेश्चन किया कि इस डिपार्टमेंट के इस ऑफिसर ने मुझसे पैसे मांगे। तो ये क्या था, ये जो भ्रष्टाचार था उस पे वो रोक लगाया ना, कहीं ना कहीं उसको पावर मिला अपने पे हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। तो ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है RTI। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे अधिकार है जानने का कि उस आदमी ने उससे पैसे क्यों मांगे। मान लीजिए वो डायरेक्टली नहीं बोलता कि मुझे घूस दीजिए, वो क्या बोलता है कि आपको ये फाइल पास कराने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे। तो क्यों लगेंगे, उसने ये प्रश्न पूछा कि ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस में मेरे इस काम को करने के लिए पैसे क्यों लगेंगे। तो ये क्या था, ये था उसका राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार था। ये एक्ट आया था 2005 में। हम लोग जब आंसर डिस्कस करेंगे वैसे मैंने बता ही दिया, पर आगे हम लोग उसका आंसर जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कैसा, कब आया था और इससे क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 शब्दों में आपको बता भी दिया गया, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट भी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं। What do you mean by horizontal distribution of power? ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग जब हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप बांट रहे हैं लोगों के बीच, संस्थाओं के बीच, डिपार्टमेंट के बीच। किसको बांटना, पावर को बांटना। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्षैतिज वितरण है ये किस तरह का वितरण है, इसमें क्या मेनली होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची से क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन यूनियन लिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट। मैंने अभी भी बोला जब हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है, ये आपने 8 और 9 में भी इसको पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नया तो है नहीं। अभी हमारे बुक्स में क्या है, अभी 10th के बुक में क्या है कि इस चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करके दे दिया है। ठीक है, लेकिन हमने 8 और 9 में ये चीज बहुत अच्छे से देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कैसे संविधान बना, किसने बनाया, क्या क्या उसमें हुआ, बनने में कितने दिन लगे, पूरा प्रोसेस क्या था, दूसरे किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या अपनाया है, हमने ये सब कुछ 8, 9 में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वैसे जब हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ना, एज ए इंडियन आपको ये जानना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज है और अगर आप खुद में जानेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना ज्यादा अच्छा है और उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं आपके लिए। एज अ आप इंडियन हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिलाता है। ठीक है, इसका भी हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। ये है 4 मार्क्स का, 150 वर्ड्स में आंसर देने हैं। क्वेश्चन मार्किंग कितने, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। What are the function of political parties in democracy? और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको और का ऑप्शन है, मतलब आप ये बना सकते हैं या आप 2 प्रश्न हैं आपके सामने, आप दोनों में से कोई एक प्रश्न बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब दोनों क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर दिखा, यहां से यहां 4 उधर 2, कम से कम 6 to 7
6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से ही आ रहे हैं। और सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन करें। ये भी जो चैप्टर है ये कम से कम 6 मार्क्स का है, क्योंकि 4 तो यहाँ ही है और 2 हमने वहां भी देखा कि बर्सलूनी वाला सत्ता की साझेदारी से ही था, इटली वाला क्वेश्चन भी उसी से था और एक क्वेश्चन था, मतलब टोटल 6 मार्क्स के समझिए। तो ये दोनों जो चैप्टर है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसका आंसर लिखें ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। कितने में आंसर देना है? 200 to 250 वर्ड्स। लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं? Why people mainly consider democracy? अब चूंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप ज्यादा आपको इस पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने दिमाग से आप बता सकते हैं कि आपको इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है। जब हम लोग बात करते हैं लीबिया की, आप लीबिया की बात करिए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पर लोगों के जो एक ह्यूमन राइट्स का भी जो अधिकार है ना, वो भी उनको नहीं दिया जाता। तो आप उन 4 चीजों से कंपेयर करिए कि एज ए इंडियन आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। और अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक रहता, तो सोचिए आपको कितनी तकलीफें सहनी पड़ती। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको लिखना है कि क्यों आप पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? 1992 में संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है? बतलाएं। What do you mean by coalition government? How the Constitution amendment of, यहाँ देखिए amendment 1992 make the third tier of democracy more powerful. Explain. हम लोग जब बात करते हैं गठबंधन सरकार, ये जो वर्ड है ना, ये आजकल जो भी गवर्नमेंट बन रही है उसमें बोलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम जगह जगह हम सुनते हैं कि भाई वहां तो गठबंधन की सरकार बनी है। इसका क्या मतलब? ये क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स का है, 200 से 250 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसका आंसर अपने लॉजिक से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने अगल बगल ये सारी चीजें होते हुए देखते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न है 1992 में संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, तो ये हम लोग जब बात करते हैं संविधान में संशोधन बहुत सारे हुए, ये हमें पता है। तो किस संविधान में 1992 में कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां, शायद 42 अमेंडमेंट हुआ था। इस समय हुआ था 42वां संशोधन। तो 42वें संशोधन में क्या क्या चीजें हुई थी और उनसे क्या क्या फर्क पड़ रहा था स्थानीय सरकारों पर, इसके बारे में क्वेश्चन है। हम लोग उसका आंसर डिस्कस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इसका हमें आंसर कैसे देना है। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिविक्स में हमारे लिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन 22 मार्क्स के रहेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, कुछ वेरी शॉर्ट रहेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे और एक क्वेश्चन हमारा रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप। तो हमें फोकस करना है किन चीजों पर? हमें फोकस करना है 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपको सत्ता की साझेदारी और राजनीतिक दल, इन 2 चैप्टरों पर आपको मेनली फोकस करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या करना है? हमें क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैं आपको जब भी इसका आंसर भी डिस्कस करूंगी, तो आंसर डिस्कस करने में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि ये जो मेन टॉपिक है वो है क्या। क्योंकि अगर टॉपिक आपको क्लियर रहेगा और आंसर आपको कुछ भी, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको क्लियर है और आपके उससे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में लिख पाइएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है किसी भी चीज को समझना, मतलब टॉपिक को क्लियर करना। आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे टॉपिक्स को, सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, हम लोग उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्लियर करेंगे हर टॉपिक को, और इसी तरह आगे हम लोग और भी सेट डिस्कस करेंगे। और ये जो सेट है इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए डिज्यूल। थैंक यू।